तो फिल्म की शुरुआत होती है इचा से, जो अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि उसे हर रात एक ही ख्वाब आता है, जिसमें वो एक बड़े से घर में एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखती है जो हर रोज उसके करीब आता है। आज भी इचा जब ये ख्वाब देख रही थी तो हमने देखा कि रियल लाइफ में भी उसके पास एक डीमन था और इस बात से साफ जाहिर था कि इचा के ऊपर एक डीमन का कब्जा है। खैर, रात में इचा की जब आंख खुलती है उसके हस्बैंड के घर आने पर, तो उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि रोज रोज उसके हस्बैंड बहुत देर से घर आने लगा था। इचा अपने हस्बैंड को हर चीज सही जगह पर रखने को कहती है और वो रखता भी है, लेकिन हम देखते हैं कि एक डिमोनिक हाथ उन सारी चीजों को इधर उधर फेंक देता है जिससे इचा को गुस्सा आ जाए। ऐसे में इचा और उसके हस्बैंड के दरमियान में बहस हो जाती है और उसका हस्बैंड बगैर खाना खाए ही नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन इचा काम पे जाकर अपनी फ्रेंड को अपनी ये टेंशन बताती है कि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड बदल गया है, वो पहले की तरह उसे टेंशन नहीं देता। तो उसकी दोस्त उसे समझाती है कि वो भी उसे पहले की तरह ट्रीट नहीं करती, उसके साथ पहले की तरह मीठा नहीं बोलती और उसके लिए तैयार नहीं होती। वो इचा से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अटेंशन दे तो तुम भी आज रात उसके लिए अच्छे से तैयार होना। यहाँ इचा का हस्बैंड एरियल भी इसी चीज को लेकर परेशान था कि इचा उससे खुश नहीं रहती। वो ये बात अपने सीनियर को भी बताता है तो सीनियर भी उसे यही मशवरा देते हैं कि तुम जाकर इचा से अच्छे से बात करना। अब आज रात जैसे ही एरियल घर आता है तो इचा बहुत अच्छे से तैयार हुई हुई थी, वो उसे अच्छे से बात भी करती है और आज का दिन इनका बहुत अच्छा गुजरता है। इचा जैसा चाहती थी कि एरियल उसे प्यार करे, एरियल उसे प्यार भी करता है, लेकिन इसी दौरान हम उन दोनों के साथ उस डीमन को भी देख पाते हैं। खैर, इचा सो जाती है और ख्वाब में उसे दोबारा वही हैंडसम आदमी नजर आता है और आज वो हैंडसम आदमी गुस्से में था। वो इचा से कहता है कि तुम मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनते ही डर कर इचा की आंख खुल जाती है। ख्वाब में उस आदमी ने उसके पेट पे एक फूल भी रखा था। इचा जब डर कर उठी तो उसने देखा वो फूल उसके बेड पे पड़ा हुआ था और अब यहाँ पर उसके हस्बैंड यानी एरियल नहीं था। इचा जब नीचे गई तो एरियल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ इचा जब आज काम पे आई तो उसे स्टोर रूम में वही फ्लावर दिखा जो उसके बेड पे भी था। वो जब इसे उठाने लगी तो किसी और हाथ ने उस फ्लावर को पहले ही उठा लिया। डरकर उसने पीछे देखा कि ख्वाब वाला हैंडसम आदमी अब उसके सामने था जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इचा पता नहीं कि उससे डर रही थी और जैसे ही इचा ने उसका रिफ्लेक्शन शीशे में देखा तो वो और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो डीमन नजर आ रहा था, वो एक शैतान नजर आ रहा था कि देखकर उसे वॉमिट हो जाती है और जब वो वॉशरूम में जाती है तो पीछे पीछे उसे देखते हुए उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। इचा उसे बात किए बगैर यहाँ से चली गई और उसकी फ्रेंड उसकी वॉमिट को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उस वॉमिट में खून और बहुत सारे वॉर्म्स यानी कीड़े थे। शाम में इचा अपनी बहन से मिलती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि इचा को बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन हेल्दी होने के बावजूद उनके पास अभी तक एक भी बच्चा नहीं था और डॉक्टर्स उन्हें कुछ दवाइयां भी दे रहे थे। वो अब एरियल को अपनी मेडिसिन लाने को कहती है और इचा का मैसेज मिलते ही उसे अपनी इस खाली बिल्डिंग में इचा दिखाई देती है। वो हैरान होकर उसे बुलाता है तो इचा भागने लग जाती है। वो भी इसके पीछे भागता है तो देखता है कि इचा एकदम से अजीब सी हो गई, उसका पेट फूल गया, वो प्रेग्नेंट हो गई और चीख मारते हुए एकदम से उसका बच्चा भी पैदा हो गया जो बिल्कुल शैतानी था। वो बच्चा अब एरियल की तरफ बढ़ने लग जाता है और इचा अजीब सी मुस्कुराहट से एरियल को देखते हुए मुस्कुराती रहती है। उस बच्चे से बचने के लिए एरियल भागता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है। वो सीनियर को सारी बातें बता रहा था कि किस तरह पीछे इचा थी, लेकिन अब जब उसने खुद मुड़कर पीछे देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं था। एरियल छुट्टी लेकर घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि इचा नॉर्मल थी और उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन एरियल इचा के साथ अजीब बिहेव कर रहा था और इचा को ये महसूस भी हुआ। वो इचा से कहता है कि कल सुबह तुम हेल्थ केयर लेडी को बुला लेना, और ये कहकर वो सोने चला जाता है। सोते हुए भी उसे रात में दिखने वाले सारे वियंस नजर आ रहे थे, जिससे वो बार बार डर रहा था। सुबह होने पर वो लेडी जिनको एरियल ने बुलाया था वो आ भी जाती हैं और इचा की मसाज करने लगती हैं और करते करते वो एरियल को बताती हैं कि इचा 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर इचा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन एरियल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इचा 3 महीने की प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से एरियल और इचा करीब नहीं आए थे। एरियल ये सारी बातें अपने सीनियर से डिस्कस करता है तो उसका सीनियर भी इन सारी बातों के बारे में खुद इचा से बात करने का मशवरा देता है एरियल को। यहाँ इचा तो बहुत ज्यादा खुश थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया था। वो अपने सभी कलीग्स को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बहुत खुश होकर बताती है, लेकिन हम देखते हैं कि इचा की दोस्त आज खुश नहीं थी। वो इचा के लिए परेशान थी, क्योंकि पिछले दिन उसने इचा की वॉमिटिंग में वर्म्स और खून देखा था, जो अच्छा साइन नहीं था। लेकिन इचा बहुत खुश थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त की सारी बातों को इग्नोर कर दिया। यहाँ पार्किंग में अब एरियल को एक गाड़ी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने जाकर लाइट लेकर जब उस गाड़ी में चेक किया तो उसे गाड़ी में एक शैतानी बच्चा नजर आया। ये देखकर वो डर के यहाँ से भाग जाता है और उसके भागते ही पीछे हम देखते हैं कि डीमन ने उस बच्चे को हाथ में लिया हुआ था। घर जाकर
एरियल इचा का फोन चेक करता है क्योंकि इचा पर उसे शक हो रहा था और उसके फोन में उसे एक लड़के की चैट भी दिख जाती है। जब वो इचा से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये लड़का उसका बचपन का दोस्त था जो वो अपनी वाइफ से झगड़े के बाद बस उससे बात कर रहा था। उसके और इचा के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं था। इचा को अब समझ आ रही थी कि एरियल उस पर क्यों शक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में एरियल से कहती है कि कल को हम लैब जाएंगे और टेस्ट करवाएंगे और मैं ये प्रूव करूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। इचा की बात मानते हुए सुबह को ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जब इचा को चेक करते हैं तो पता चलता है कि इचा तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो ये सब जो हो रहा था वो क्या था? डॉक्टर बताती हैं कि जब कोई लड़की माँ बनना चाहती है और इस चीज को अपने सर पर सवार कर लेती है तो उसकी बॉडी में अक्सर ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि उसे वहम हो जाए कि वो प्रेग्नेंट है। हेल्थ केयर ने भी सिर्फ उसकी बॉडी की शेप देखकर उसे बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी बातें सुनकर इचा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और एरियल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसने फजूल में इचा पर शक किया। इचा उदास थी, वो ये जाकर सारी बात अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे कहती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो इचा को अपने टीचर जैनी के पास लेकर जाती है। जैनी साहब जैसे ही इचा को देखते हैं तो उन्हें इचा के पीछे वही डीमन नजर आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि इचा के साथ बहुत बड़ा मसला है। अब वो इचा को और उसकी दोस्त को अंदर बुला लेते हैं और उन्हें ऐसे जिनों के बारे में बताने लगते हैं जिनका काम लोगों की मैरिड लाइफ को खराब करना होता है। यहाँ पर वो इचा से सवाल करते हैं कि तुम्हें कोई ख्वाब या वहम तो नहीं होते? इचा जब उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताती है तो वो इचा को बताते हैं कि तुम्हारे पीछे एक ऐसे जिन का साया है जो लोगों का घर खराब करते हैं। इचा अब अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी जैनी साहब को बताती है तो जैनी साहब कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो इचा, और ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इचा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसकी दोस्त आज काफी देर तक उसके पास रुकती है जब तक कि वो सो नहीं जाती। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकलती है तो उसे रोड पे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है जिसे वो उठाकर ऊपर की तरफ रख देती है ताकि कोई उसे कुचल ना दे। पर अचानक उसे अजीब सा महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर जब देखती है तो यहाँ पे वही जिन था जिससे इचा को बचाने के लिए वो इचा को जैनी साहब के पास लेकर गई थी। इसीलिए वो जिन बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ था और वो इचा की दोस्त के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। ये सब कुछ इचा अपने ख्वाब में भी देख पाती है और डर कर उठ जाती है। उसे बाहर से शोर भी सुनाई दे रहा था। डरते हुए जब वो बाहर गई तो उसकी दोस्त बिल्कुल वैसे ही मरी पड़ी थी जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। अपनी दोस्त की मौत ने इचा को तोड़ दिया था। इचा को ये भी गिल्ट होने लगा था कि उसकी दोस्त की मौत उसकी वजह से हुई है। एरियल जब घर आता है तो इचा को बुरी तरह रोता हुआ पाता है। इचा जैसे ही सारी बात एरियल को बताती है तो एरियल को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। अब रोते रोते ही एकदम से इचा का पेट इतना ज्यादा फूल जाता है जैसे वो प्रेग्नेंट हो गई हो। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। खैर अगली सुबह इचा एरियल को अपने उन ख्वाबों के बारे में बताती है जो उसे रोज आया करते थे और जिनके बारे में जैनी साहब ने कहा था कि ये जिन के दिखाए जाने वाले ख्वाब हैं। अब एरियल को यही बेहतर लगता है कि वो इचा को लेकर जैनी साहब के पास जाए। जैनी साहब देख रहे थे कि इचा और एरियल कितनी मुसीबत में है, इसीलिए वो उनकी मदद करने को मान जाते हैं और यहाँ पर इचा का एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होता है, यानी डीमन से छुटकारा पाने का उसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान ही वो इचा की बॉडी के अंदर आ जाता है और इन सबको भयानक आवाज में बताता है कि वो इस डीमन को इचा से दूर नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे डायमेंशन में, एक दूसरी दुनिया में इचा ने इस डीमन से शादी की हुई थी। जिसके बाद वो डीमन इचा की बॉडी से निकल जाता है और इस टाइम इचा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जैनी साहब एरियल को बताते हैं कि ये जिन ऐसे ही कपल्स की लाइफ खराब करता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे छुटकारा पाने के लिए ये उन्हें कुछ वर्स बताते हैं जो इन्हें रोज पढ़नी थी। ये लोग 14 दिन तक उस वर्स को पढ़ते रहते हैं और सच में इनकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाती है और इन वर्ड्स के पढ़ने से उसे वो ख्वाब आना भी बंद हो गए थे। लेकिन एक दिन एरियल इचा को बताता है कि उसे एक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि वो इचा को ऐसी हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरे शहर जाने से उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे जिससे उनकी फाइनेंशियल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इचा एरियल से कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद रात में इचा वही वर्ड्स पढ़कर सो जाती है। लेकिन आज हम उसके घर को अजीब देखते हैं, यानी वो जिन वापिस आ चुका था और एरियल के इचा से दूर जाने का वो फायदा उठाने वाला था। इचा सुबह जब काम पे गई तो उसके सभी एम्प्लॉयज की आंखें तब्दील हो गईं। वो डरावने अंदाज में इचा की तरफ बढ़ने लगी और सभी अजीब आवाजों में ये कहने लगी कि इचा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इन सारी चीजों से इचा बहुत ज्यादा डर जाती है और रात में अपनी बहन को घर बुला लेती है। ये सारी बातें इचा ने अब एरियल को भी कॉल पे बता दी थी कि उसके साथ ये सब हुआ था। अब एरियल इचा की बहन को कॉल करता है और उसे कहता है कि जो भी हो जाए तुमने इचा को सोने नहीं देना, क्योंकि आखिरी बार भी यही हुआ था
कि जब उसकी फ्रेंड उसे जैनी साहब के पास लेकर गई थी तो इचा के सोने के बाद जिन ने इचा की दोस्त को ही मार दिया था, और अब अगर इचा सो गई तो जिन जरूर उन दोनों के ऊपर हमला कर सकता है। वो इचा को बातों में लगाए रखती है, लेकिन बातें करते करते इचा को इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पाती। उसकी बहन उसे बहुत जोर जोर से हिलाकर भी उठाने की कोशिश करती है। इचा जब नहीं उठती तो एकदम से जिन इचा की बहन के ऊपर हमला कर देता है। वो पहले उसके कंधे पे हाथ लगाता है और फिर उसे उठाकर बेड से नीचे फेंक देता है। इचा की बहन डरकर कमरे से बाहर आ जाती है तो कोई ना दिखने वाली पावर उसे उठाकर दीवार पे फेंक के मारती है और इचा की बहन वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ इचा की जब थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो अब उसका पेट दोबारा से फूल चुका था और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा और वो लड़खड़ाते हुए यहाँ से नीचे जाने लगी। उसने सीढ़ियों के पास बैठी अपनी बहन को भी नहीं देखा जो इस टाइम बेहोश थी। इचा एक हैंगर लेकर अपने अंदर से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। जब तक एरियल यहाँ पहुंचता है तो इचा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो इचा की बहन को होश दिलवाता है और फिर उसके साथ इचा को लेकर फौरन जैनी साहब के घर जाता है, जहाँ पर जैनी साहब बहुत सारे और लोगों को भी बुलाते हैं और यहाँ पर इचा का एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेयर्स पढ़ रहे थे और इधर इचा के ख्वाब के अंदर हम दूसरी दुनिया देख रहे थे, जिन्नों की दुनिया। उस जिन की दुनिया में भी इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स उसे सुनाई दे रही थी और वो प्रेयर्स के साथ जाना चाहती थी, उस दुनिया से निकलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर वो जिन आकर उससे कहता है कि तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती। इचा उससे डर कर इधर उधर भागने लग जाती है और उसके भागने से उस जिन को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से इचा के पास आकर उसे पीछे से जकड़ लेता है। जैसे ही वो जिनों की दुनिया में उसे जकड़ता है तो यहाँ असली दुनिया में इचा बुरी तरह पोसेस होकर बेड से ही उठ जाती है और उसका बेड भी हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें भी शैतानी हो गई थी और वो जिनों की तरह ही हंस रही थी। ये लोग अब अपनी प्रेयर्स को और भी ज्यादा जोर जोर से पढ़ने लग गए थे, जिससे उस जिन को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जिन आकर जैनी साहब को भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैनी साहब डरते नहीं। ऐसे में उस जिन को भी अब तकलीफ होने लग जाती है और वो अपना कंट्रोल इचा के ऊपर कम कर देता है। इचा का बेड और इचा जैसे ही जमीन पे आते हैं तो एरियल उसके कानों में वही वर्स पढ़ना शुरू कर देता है और इस तरह इचा अपने ख्वाब में देखती है कि एरियल उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। और इधर जिनों की दुनिया में इचा अपना पूरा जोर लगा देती है उस जिन से अपनी जान छुड़ाने के लिए। जिनों की दुनिया में उसे इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स अभी भी सुनाई दे रही थी, जिन्हें वो जिन की दुनिया में जब खुद भी पढ़ने लग जाती है तो उस दिन की दुनिया तबाह होने लग जाती है। और यहाँ असली दुनिया में हम देखते हैं कि इचा का पोजेशन टूट जाता है और फाइनली जैनी साहब का एक्सॉर्सिज्म काम कर जाता है और इचा उस जिन से आजाद हो जाती है। इचा अब उस जिन की कैद से पूरी तरह आजाद थी। एरियल और उसकी बहन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। कहानी के एंड पर हमें 6 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां अब इचा के 2 बच्चे भी हो चुके थे और इनकी जिंदगी अब नॉर्मल थी। हम देखते हैं कि इचा के बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तो इचा की बहन उन बच्चों को बाहर से लेने के लिए जाती है और हम घर के बाहर उसी शैतान को देखते हैं जो इस टाइम इंसानी शक्ल में था और इचा की बहन को वो काफी अजीब लग रहा था। ये बताया जा रहा है कि वो जिन अब इचा के ऊपर पूरी तरह से तो कब्जा नहीं कर पा रहा, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं गया। मूवी के एंड पर हमें वो असली लड़की भी दिखा दी जाती है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी कि ये मूवी एक सच्ची कहानी है और उस लड़की का ही इंटरव्यू दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।